बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपनी एनसीईआरटी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, और उसके अंदर में हमने देखा कि अलैंगिक जनन में किस किस तरीके से अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। जैसा कि अमीबा में द्विखंडन हो रहा था, ईस्ट के अंदर में मुकुलन हो रहा था, फिर उसके बाद में हमने कायिक प्रवर्धन देखा। अब कायिक प्रवर्धन को आगे जाके पढ़ते हैं कि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई यानी कि पादप मतलब पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या था, याद दिलाने के लिए फिर से बता देता हूँ कि ये है ज़मीन, और ये है जड़, और ये है नन्हा सा पौधा, और ये इसकी नन्ही सी पत्ती, ये भी पत्ती बना देते हैं। तो असल में क्या होता है, और ये इसका फूल, ठीक है। और ये पौधा एक दिन बड़ा हो गया, एक दिन नहीं, बहुत दिन लगते हैं बड़े होने में। ये मान लीजिए आम का था, इससे आम लटक गया, और इससे बनते हैं इसके बीज। बीज को जब ज़मीन में गाड़ेंगे तो बीज से फिर नया पौधा बनेगा, यानी बीज से एक नया पौधा बनता है। ऐसा होता है नॉर्मल। लेकिन एक दिन ये बैठे बैठे बोर हो रहा था पौधा, तो इसने बोला अब हम बीज से नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीज से पौधा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम डायरेक्ट अपनी पत्तियों से एक नया पौधा बनाएंगे। तो इनने पत्तियों से नया पौधा बनाना चालू कर दिया, अपने तने से नया पौधा बनाना चालू कर दिया। तो ऐसा जब ये करने लगा कि अपने शरीर के हिस्से से एक नया पौधा बना दिया, एक नई संतति बना दी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि कायिक जनन भी उसको बोलते हैं, कायिक जनन। तो ये कायिक जनन अब हम किस में पढ़ रहे हैं, पादपों में। जो पौधे रहते हैं उसके अंदर में कायिक प्रवर्धन किस किस चीज़ों से होता है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो कायिक प्रवर्धन की इकाई पौधों के अंदर में क्या क्या होती हैं, जैसे ऊपरी भूस्तरी, ठीक है। दूसरी एक बताइए इन्होंने, प्रकंद होती है एक, प्रकंद जो होती है वो भी एक कायिक प्रवर्धन की इकाई है। इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई का मतलब वो चीज़ जिससे संतति बनेगी, ठीक है। जैसे पत्ती है, पत्ती से संतति बन रही है, तो पत्ती जो है वो इकाई हो गई। अगर तने से बन रही है कोई नया संतति, तो तना एक इकाई हो जाएगी। अगर टहनी से एक नया पौधा बन रहा है, नई संतति बन रही है, तो टहनी एक इकाई हो जाएगी। वैसी ये ऊपरी भूस्तरी से एक नया पौधा बन जाएगा, नया संतति बन जाएगी, इसलिए ये भी एक इकाई हो गई। फिर एक चीज़ होती है प्रकंद, अभी देखेंगे हम, प्रकंद अदरक में मिलता है, तो प्रकंद एक इकाई हो गई। फिर सरजोम, सरजोम से एक नया पौधा बन जाता है, नई संतति बन जाती है, वो भी एक इकाई हो गई। फिर शकरकंद, शकरकंद एक इकाई हो गई कायिक प्रवर्धन की। फिर बल्ब, लाइट वाला नहीं, जबकि ये तो पौधों वाला बल्ब होता है, बल्ब भी एक इकाई होती है। फिर भूस्तरी, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट, भूस्तरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट, वो भी एक इकाई होती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि इन सबसे एक नई संतति पैदा हो सकती है। सामर्थ्य का मतलब होता है दम रखते हैं, इन सब के अंदर में काबिलियत रहती है कि ये नई संतति बना सकें। अभी इनका इंग्लिश में नाम जान लेना होता है। ऊपरी भूस्तरी को बोलते हैं, भू का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन के स्तर के ऊपर रहने वाली चीज़ को बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी, यानी भू के ऊपर। इसको बोलते हैं रनर, RUN, रन, NER, रनर, RUNNER, रनर। ये भगता रहता है ज़मीन के ऊपर। फिर उसके बाद है, ये थोड़ी सी मिस्टेक टाइप की है, रनर। फिर उसके बाद है प्रकंद, प्रकंद का मतलब होता है राई, RHIZOME, राइजोम। प्रकंद का मतलब क्या होता है, राइजोम। फिर है सरजोम, सरजोम का मतलब होता है शक्कर, SUCKER, शक्कर।
रनर, राइजोम, शक्कर। फिर उसके बाद है शकरकंद। इसमें कंद पकड़ के रखना है। शकरकंद हमने देखा होगा, शकरकंद खाते हैं ना, वो मीठा वाला आलू जिसको बोलते हैं, लेकिन असल में आलू के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी आलू हो। तो इसमें जो कंद है उसको बोलते हैं ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ट्यूबर। फिर होता है बल्ब, बल्ब को बल्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट वाला बल्ब नहीं है, फिर से बता दिया। फिर है भूस्तरी। पहला वाला था ऊपरी भूस्तरी, ये वाला है भूस्तरी। भूस्तरी जो होता है ये होती है ऑफसेट, इसको बोलते हैं। और अभी हम देखेंगे ऑफसेट किसके अंदर में मिलता है। तो ये हो गए, क्या हो गए, ये हो गए कायिक प्रवर्धन की इकाइयाँ, कि इनसे एक नया पौधा, एक नई संतति बन जाएगी इनके अंदर, ऐसी खास बात होती है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा हमारी ज़िंदगी के अंदर चित्र 1.4 के अंदर। तो हम चित्र 1.4 देख लेते हैं। और यहाँ पर हम कूद के आ गए हैं चित्र 1.4 के अंदर। ये रहा हमारा चित्र 1.4। अच्छा, 1.4 से याद आया कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ये 1.4 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1.41, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1.41 पढ़ेंगे या 1.41 पढ़ेंगे? तो असल में मैथ्स में एक रूल होता है कि जब भी पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें होती हैं उसको अकेला अकेला बोलना होता है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे 1.41, ना कि 1.41। तो यहाँ पर बायो में मैंने मैथ्स डाल दिए, सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चित्र 1.4 के अंदर में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन। पुष्पीय पादप, पुष्पीय का मतलब होता है फूल, पादप का मतलब होता है पौधे। तो ऐसे पौधे जब फूल बनाते हैं उसके अंदर में कायिक प्रवर्धन यानी कि कायिक जनन की चीज़ें हम देख रहे हैं इस चित्र के अंदर। तो पहला उसमें है हमारे स्क्रीन के सामने आलू की आँख। आलू की आँख, आलू कब से देखने लगा? लेकिन आलू की भी आँख होती है। अभी हम देखते हैं आलू की आँख कैसे दिखती है, लेकिन वो उससे देख नहीं पाता। तो ये अपना आलू, आलू की सब्जी, आलू के छोले, वो आलू की चाट में भी डलता है। तो ये अपना आलू, और आलू में ये जो दिख रही हैं, इन NCERT में मेंशन करके रखा है, ये आँख है इसकी। ये आँख इससे देख नहीं सकता, असल में ये आँख जैसा दिखता है, इसलिए इसको नाम दे दिया आँख। तो ये अपनी आलू की आँख हो गई, ऐसे करके आलू की आँख है। तो ये जितनी भी, ये भी आलू की आँख है, ये भी आलू की आँख है। तो अपने घर में जाइए और घर में जो आलू रखा हुआ है उसको जल्दी से उठाइए और देखिए उसकी आँख किधर किधर पे है। तो ये आँख का फ़ायदा क्या होता है, यही आँख से एक नया आलू का पौधा बन सकता है। यानी किसान लोग क्या करते हैं, ये आलू को ज़मीन में डाल देते हैं और इस आँख से नया एक पौधा बन जाता है। तो आलू की जो आँख है वो क्या हो गई, एक इकाई हो गई। आलू की आँख में ये पूरा का पूरा जो है, इस पूरे का पूरे को बोलेंगे कंद। इस पूरे के पूरे को बोलेंगे आलू का कंद या शकरकंद, ठीक है। और उसके अंदर में भी, इस कंद के अंदर में भी जो ये जो आँख है, इससे नया पौधा बनता है। अब ये आँख क्या करती है, आँख हो जाती है अंकुरित, आँख हो जाती है अंकुरित हो जाती है। जैसे ये आँख है, आँख में थोड़ी से उभार आने लगता है, जैसे चना होता है ना, चने को भिगो के रखेंगे उसमें से कुछ निकलने लगता है, वैसे ये आँख में से कुछ निकलने लगता है। ये होती है कलिका। ये बर्ड है, BUD बर्ड, इसमें से बर्ड आने लगते हैं, यानी कि ये अंकुरण होने लगती है। अंकुरणशील आँख, ये आँख जिसमें अंकुरण होने लगा है, यानी कि कुछ चीज़ उभार निकल के आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं अंकुरणशील आँख। और ये अंकुरित जो हो रही है वो धीरे बढ़ते 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 एक नया पौधा बना देगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि ये हमारी प्यारी सी धरती, और इसमें किसान लोग ने ये आलू को डाल दिया है, और इस आलू के पास आँख थी, ये आँख है इसकी आलू की, और इस आँख में से ही एक नया पौधा निकल के आ गया है, और ये इसकी पत्ती आ गई है, और ये इसकी पत्ती एक और आ गई है। तो ऐसे आँख में से एक नया पौधा बन जाएगा। तो अपने घर के अंदर को आलू को जल्दी से इस्तेमाल कर लीजिए, इससे पहले कि वो
पौधा बन जाए। ठीक है, फिर ये हो गया आलू का जो कंद होता है वो एक कायिक प्रवर्धन की इकाई है, तो इसकी आँख में से एक नया पौधा बन गया, इसलिए इसको कायिक प्रवर्धन कह रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो चित्र में दिखाई जा रही है वो है अदरक, यानी कि जो चाय में डलता है। अदरक का प्रकंद बिरयानी में भी डलता है, अगर पता हो आपको तो अदरक का प्रकंद, प्रकंद का मतलब क्या होता है? प्रकंद का मतलब होता है, ये जो प्रकंद है उसका मतलब इंग्लिश में होता है RHIZOME, रोजोम, राइजोम इसको बोलते हैं प्रकंद को। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है? ये अदरक का प्रकंद है। इस पूरे के पूरे को बोलेंगे अदरक का प्रकंद। अब इस प्रकंद के अंदर में क्या होता है? इस प्रकंद के अंदर में कुछ जड़ें जैसी दिख रही हैं आती हुई बाहर, ये जड़ जैसी दिख रही है ना, ये जड़ जैसी दिख रही है। तो ये जो जड़ है उस जड़ को हिंदी में बोलते हैं, जैसे जड़ भी हिंदी है लेकिन खतरनाक वाली हिंदी में बोलते हैं मूल, तो जड़ को बोलते हैं मूल। और ये जो जड़ है वो अपने स्थान से कहीं और से आ रही है। अपने स्थान से कहीं और से आ रही है मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ये हमारा पौधा है, ये इसकी पत्ती है, ये एक और पत्ती। ठीक है, अब जो जड़ें होती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो नीचे से आती हैं। ये जो इसका बेस है यानी कि इसका तना जो होता है ना, तने का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से जड़ें निकलती हैं। अब ऐसा तो देखा नहीं हमने कि यहाँ से जड़ें निकल रही हैं, ये जड़ निकल रही है, पत्ती से जड़ निकल रही है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा जो प्रकंद है ये असल में एक स्टेम है। असल में क्या है? एक तना है। ये जो ऊपर की चीज़ है ना वही ये है, लेकिन ये एकदम से सिकुड़ गई है, इसलिए हमें ऐसा दिख नहीं रही। अगर इसको खींच दें तो एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा। अब जो गन्ना होता है, गन्ने में भी आपने देखा होगा, ये गन्ना है जैसे मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे करके लाइनें रहती हैं उसमें गन्ने में, है ना। यहीं से अपन छील के खाते हैं, लाइनों में ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे बिंदी बिंदी जैसा रहता है गन्ने गन्ने के अंदर। तो ये जो लाइनें हैं, एकदम लाइन वाली जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। इस नोड से ही नई टहनी उगती है। जैसे मान लो ये गन्ना है तो यहाँ से एक टहनी उगेगी, यहाँ से एक टहनी उगेगी, ये बीच से नहीं उगेगी। तो इस नोड से एक टहनी उगती है। नोड को क्या बोला जाता है? नोड को बोला जाता है पर्व संधि। नोड को बोलते हैं पर्व संधि। यहाँ संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं हिंदी वाली, पर्व संधि इसको बोलते हैं। तो पर्व संधि जो होती है वो कहाँ का हिस्सा होती है? ये तो है जड़, और ये ऊपर का है तना, ये पूरा जो है तना है। तो पर्व संधि कहाँ का हिस्सा होती है? तने का हिस्सा होती है, स्टेम का हिस्सा होती है। ठीक है, तो मान लो ये पर्व संधि से अगर जड़ें आने लग जाएं तो ये असली जड़ होगी कि नकली जड़ होगी? नकली जड़ होगी ना। अपनी जड़ तो यहाँ से आनी चाहिए नीचे से, लेकिन ये जो जड़ है वो पर्व संधि से आ रही है, नोड से आ रही है, तने से आ रही है। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जड़ जो है ना वो एक्स्ट्रा जड़ है ना। और जड़ को क्या बोलते हैं? मूल। तो इसलिए इसका नाम हो गया एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, जड़ को बोलते हैं रूट, और हिंदी में जड़ को बोलते हैं मूल। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं ये वाली जो जड़ है, इसके जो प्रकंद है, ये जो अदरक है, अदरक का ये जो पूरा प्रकंद है, उसके अंदर में भी ये जो जड़ें हैं, जड़ें कहाँ से आ रही हैं? पर्व संधि से आ रही है। यहाँ पर पर्व संधि है, ये भी असल में एक तना है, और ये जो लाइनें लाइनें दिख रही हैं वो इसके नोड्स हैं। जैसे गन्ने में हमें दिख रहा था, गन्ना कहाँ चला गया हमारा? ये गन्ना है, जैसे ये नोड है गन्ने में, वैसे ही यहाँ पर भी ये पर्व नोड्स हैं, पर्व संधि है, ये लाइन है। तो ये जो जड़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं?
ये नोड से आ रही है निकल के, इसलिए इसको बोलेंगे नकली वाली जड़, यानी कि एक्स्ट्रा जड़, यानी कि एडवेंटिशियस रूट। और एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक, यानी अपने स्थान से कहीं और से आ रही है, दूसरे किसी स्थान से आती है, उसको बोलते हैं अपस्थानिक मूल। मूल का मतलब भी जड़ होता है, तो अपस्थानिक मूल। ठीक है, और इसमें क्या दिख रही है हमको, कलिका दिख रही है, ये कलिका। कलिका जो है उससे और ज़्यादा बड़ा अदरक होते जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा प्रकंद था। प्रकंद के हम अंदर हमने देखा कि पर्व संधि होती है, पर्व संधि से अपस्थानिक मूल आती है, ठीक है, और उसमें से कलिका आती है। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल हो गया। तो सिंपल भाषा में जो कायिक प्रवर्धन है उसके दो दो एग्जाम्पल पढ़ लिए अभी। एक तो होता है ये आलू की आँख, ये पूरा का पूरा क्या था, आलू का कंद था। और ये क्या था, ये पूरा का पूरा प्रकंद था, अदरक का प्रकंद। अब उसके बाद में है लाइट, उसके बाद में है हमारा बुलबिल, अगैव का बुलबिल। अगैव जो होता है एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है, उसके अंदर में जो बुलबिल होता है, तो जो अगेव अगेव पौधा होता है उसके अंदर में जो बुलबिल होता है, ज़्यादा बड़ा हो गया, उसके अंदर में जो बुलबिल होता है वो एक इकाई होती है कायिक प्रवर्धन की, कायिक जनन की, यानी कि इस बुलबिल से एक नया पौधा निकल जाएगा। तो अगेव को देखते हैं, सा के अंदर ये हमारी सा है, तो ये जो दिख रहा है हमको, ये बल्ब जैसा दिख रहा है, ये पूरा एक बल्ब जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में भी बल्बिल, यानी बल्ब, छोटा सा बल्ब, इसको बोलेंगे बल्बिल। अब ये बल्ब में से ये देखिए, ये नया पौधा निकल रहा है ना, ये छोटे छोटे नए पौधे निकल रहे हैं, और ये तो बड़े भी हो गए, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अगेव का बल्बिल। जो अगेव का बल्बिल होता है वो किसका उदाहरण होता है, कायिक जनन का या कायिक प्रवर्धन का। फिर उसके बाद है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम भी एक पौधा होता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, फिल्म नहीं दिखा रहे हैं इसमें कोई। तो ब्रायोफिलम की पर्णकलिकाएं, पर्णकलिकाएं, पर्ण का मतलब होता है पत्ती, पत्ती में से जो कलिकाएं निकलती हैं वो एक इकाई होती है, उससे एक नया पौधा बन सकता है, नया ब्रायोफिलम का पौधा बन जाएगा पर्णकलिकाएं से, पत्ती की जो कलिकाएं। तो ये हमारा द जिसमें दिखा रहा है अपन को, दिखा रहे हैं एनसीईआरटी वाले, पूरी की पूरी बड़ी सी ब्रायोफिलम की पत्ती है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, बायोफिलम का पर्ण है। तो बायोफिलम के पर्ण में देखिए पत्ती से एक नया पौधा उग रहा है, ये देखिए अजीब सी बात है, पत्ती में से नया पौधा उग रिया है। तो क्योंकि पत्ती में से नया पौधा उग रहा है, बीज से नहीं उग रहा है, इसलिए ये भी किसका उदाहरण हो गया, ये भी उदाहरण है कायिक प्रवर्धन का। अब ये जो है छोटी सी निकल रही है जो चीज़ें, ये क्या है, ये इसकी कलिका है। अब कलिका जो है वो अपने स्थान से, पत्ती से निकल रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक का मतलब फिर से बता देता हूँ, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स है। तो ये देखिए ये जो पौधा निकला, ये ऊपर इसकी पत्ती है, और ये पौधे में से ही जड़ निकल रही है, पत्ती में से ही जड़ निकल गई, तो जड़ भी है और ऊपर का पौधा भी है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, और इससे एक नया ब्रायोफिलम का पौधा बन जाएगा। तो ये क्या हो गई, ब्रायोफिलम की पर्ण कलिकाएं, ब्रायोफिलम की लीफ बर्ड, पत्ती को क्या बोलते हैं, LEAF लीफ, और कलिका को बोलते हैं बर्ड। तो बायोफिलम की लीफ बर्ड या पर्ण कलिकाएं। फिर उसके बाद है जल हाइसिंथ की भूस्तरिका। जो जल हाइसिंथ होता है, जल हाइसिंथ एक पौधे का नाम है, जल हाइसिंथ, जल में रहने वाला जो रहता है, जल में रहता है। इसकी
उसको बोलते हैं इंग्लिश में वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ बोलते हैं इंग्लिश में, जल का मतलब वाटर हो गया। तो वाटर हायसिंथ का भूस्तरिका, भूस्तरिका का मतलब होता है ऑफ सेट, भूस्तरिका ऑफ सेट। तो ये हमारा वाटर हायसिंथ, ये है पूरा का पूरा वाटर हायसिंथ। अब ये आपको दिख रहा है, ये पानी है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेवल जो है ये पूरा पानी है, और पानी के ऊपर ये तैर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है ना। तो ये पानी में मिलता है अपन को, जैसे तालाब वगैरह हो गए तो ये बहुत ही तेज़ी से ये फैलने लगता है कायिक प्रवर्धन की वजह से। तो ये इसका जो नीचे अपन को दिखेगी, इसमें ध्यान से देखेंगे तो नीचे इसकी ये जड़ें जैसी दिख रही हैं, है ना, ये इसकी जड़ें दिख रही हैं, और ऊपर इसकी पत्तियां दिख रही हैं। ये पत्तियां कैसी चम्मच जैसी दिख रही हैं, ठीक है। तो दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, इसी वजह से लोग इसको यहाँ पर ले आए थे। जो जो बाहर के देश से आए थे वो लोग इसको यहाँ पर लेके आए थे सुंदरता के लिए, लेकिन इसने फिर तबाही मचा दी थी। वो कैसे मचाई थी वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब ये जो दो पौधों को जोड़ने वाली चीज़ है, ये क्या है, ये इसकी भूस्तरिका है, ये भूस्तरिका है, ये डंडी जैसी तो दिख रही है। तो ये भूस्तरिका में से एक नया पौधा उग रहा है, यानी मान लो इधर पे अपन पानी बना दें, यहाँ पर पानी है, ठीक है, और ये यहाँ पानी है, और यहाँ पर अपन ने भूस्तरिका डाल दी, ये भूस्तरिका ये पानी में फेंक दी अपन ने, ठीक है। ये भूस्तरिका है वाटर हायसिंथ की। अब ये क्या होगा, वो इसकी भूस्तरिका में से क्या हो जाएगा, इसकी भूस्तरिका में से एक नया वाटर हायसिंथ बनने लगेगा। ये एक नया वाटर हायसिंथ बन गया, और नीचे इसकी जड़ें टाइप की आ जाएंगी। ये इसकी जड़ें आ गई। तो ये जो था, ये इसका था भूस्तरिका, इससे नया पौधा बन गया, इसलिए इसको किसका एग्जाम्पल बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल बोलेंगे। तो ये हमने पूरा कर लिया अपना चित्र 1.4, जिसके अंदर में हमने देखा आलू की आँख, यानी कि आलू का जो कंद रहता है उसमें जो आँख रहती है उससे कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन होता है। अदरक का प्रकंद से होता है, अगैव के बल्बिल से होता है, और ब्रायोफिल्म की कौन सी कलिकाएं, पर्ण कलिकाएं, उससे होता है। और वाटर हायसिंथ यानी कि जल हायसिंथ की भूस्तरिका यानी कि ऑफसेट, जो वो डंडी जैसी थी वो ऑफसेट थी, उससे भी क्या होता है, उससे भी कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो रट जाना चाहिए, क्योंकि जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर में, और बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें हम ये बना सकते हैं चित्र, और उसमें डायरेक्ट ऐसी इमेज आ जाती है, डायरेक्ट ऐसी पिक्चर आ जाती है पेपर के अंदर, और हमें पहचानना होता है। जैसे एक बार एक पिक्चर आई थी इसकी, और उन्होंने पूछा था ये क्या है, तो उसका नाम सीधा था वाटर हायसिंथ है। एक बार पिक्चर आई तो उन्होंने पूछा ये क्या है, इसका जो दिखाया है मार्क करके ये क्या है, तो हमें लिखना था उसमें भूस्तरिका को टिक करना था। फिर एक बार बोला था कि ये जो पौधा है ये किस चीज़ का, कौन से जनन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसमें हमको बताना था अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में ऑप्शन था तो अलैंगिक जनन। तो ये फिर उसके बाद पूछा था ये अलैंगिक जनन का कौन सा उदाहरण है, क्या ये द्विखंडन है, क्या ये कायिक प्रवर्धन है, क्या ये मुकुलन है, क्या ये कुछ और है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या था फिर उसमें, कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही इमेज में बन सकते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा हमने कि कायिक प्रवर्धन की वो जितनी भी चीज़ें थी वो कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, एक नई संतति को जन्म कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध यानी कि प्रोपैग्यूल कहलाती हैं।
ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी जिससे नई संतति बन रही थी वो क्या कहलाती हैं? कायिक प्रवर्ध। ना हटा दिया बस, कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में होती है प्रोपेग्यूल, PROPAGULE। इसको लगना पागल नहीं है, लेकिन वह प्रोपेग्यूल है, थोड़ा स्टाइल में बोलने का है, प्रोपेग्यूल। तो प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि ये रनर था, ये भी एक प्रोपेग्यूल है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक का मतलब होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। तो यानी कि भूस्तरी भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, शकरकंद भी एक प्रोपेग्यूल है वेजिटेटिव, बल्ब भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, जो कि कायिक प्रवर्धन में काम आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो कि क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, यानी कि इसमें दो पेरेंट नहीं थे, इसके दो माता पिता तो नहीं थे, इसमें एक ही जनक था, तो इसलिए अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। ये कौन सा जनन होगा? ये अलैंगिक जनन ही होगा। अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट, एक ही जनक रहता है, इसलिए ये अलैंगिक जनन होगा। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल हो गया। ये क्वेश्चन भी आया गया है बहुत बार कि अलैंगिक जनन का उदाहरण है, और उसमें बहुत सारे लैंगिक के थे और एक उसमें कायिक प्रवर्धन था, तो ये अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फिर कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक, अब ये खत्म हो गई कायिक प्रवर्धन की बात। अब एनसीईआरटी कुछ एक नई बात बता रही है कि कुछ जीवों में जानवरों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, यानी एक शरीर के टुकड़े बहुत सारे हो जाएं, विभक्त हो जाए, डिवाइड हो जाएं, टुकड़े हो गए शरीर के, तो प्रत्येक भाग, तो हर एक भाग, प्रत्येक का मतलब हर एक भाग यानी कि हर एक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित, यानी वृद्धि मतलब बड़े होके नए जीव में विकसित, यानी कि विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होता है। यानी कि जो उसका टुकड़ा निकला वो एक नए जीव में विकसित हो जाता है, और ये नया जीव जो है एक संतति बनाने में सक्षम, यानी सक्षम का मतलब होता है काबिल, तो संतति बनाने में काबिल होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, तो ये उदाहरण हमको याद रखना है। हाइड्रा के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, हर एक टुकड़ा बड़ा हो जाता है और बड़े होके वो एक नई संतति बना सकता है। तो ये वाली जो चीज़ हुई, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? अलैंगिक जनन की विधि, जिसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं री का मतलब रिवीजन में जैसे री होता है ना, वो रीजेनरेशन, जनरेट करना मतलब बनाना, और री का मतलब दोबारा बनाना, तो दोबारा बनाने को, बार बार बनाने को बोलते हैं रीजनरेशन। हिंदी में बोलते हैं पुनः मतलब ऐसे लिख देते हैं ना कॉपी के अंदर में मैम लोग कि पुनः इसको दोहराएं, पुनः लिखें, तो पुनः का मतलब होता है दोबारा, भवन का मतलब होता है शरीर, दोबारा शरीर को बनाना, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। इंग्लिश बोल रहे हो रीजनरेशन। और रीजनरेशन या पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल क्या दिया एनसीईआरटी ने? हाइड्रा, इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइड्रा एग्जाम्पल है। अब इसको दिमाग में बैठाने के लिए एक ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। तो हाइड्रा जो है वो हमारा जाना पहचाना ही है। कुछ समय पहले ही हमने हाइड्रा को एनसीईआरटी के अंदर में देखा था। मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये हमारा हाइड्रा, तो हाइड्रा हमने देखा था क्या था कि हाइड्रा
में कलिका, यानी कि हमने ये जाना था हाइड्रा के बारे में कि हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है और उसके पास कुछ विशेष, उसकी एक संरचना, विशेष स्ट्रक्चर होता है, उसके सहायता से वो अलैंगिक जनन करता है। जैसे ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा जो है ये हमें पौधे जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये असल में एक एनिमल होता है, एनिमल के अंदर में आता है। जो हमने MPFPA पढ़ा था ना, तो उसमें जो एनिमल वाला है उसके अंदर में हाइड्रा आता है और ये तने से जुड़ा रहता है, पानी में असल में ये रहता है। तो पानी की जो ज़मीन है उसके अंदर में ऐसे खड़ा रहता है। तो हाइड्रा में से निकलती है कलिका, ये जो कलिका निकल रही है, ये कलिका निकली और ये कलिका फिर टूट के गिर जाती है। जैसे यहाँ पर ये कलिका लग गई और इससे मैंने बताया था कि ये एक नया जो है हाइड्रा विकसित हो जाता है, नया हाइड्रा आ जाता है। तो इसमें भी मुकुलन जैसी चीज़ हो रही है, मुकुलन नहीं हो रही, ये कलिका की सहायता से ये अपना अलैंगिक जनन कर रहा है। मुकुलन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ईस्ट में भी ऐसी कलिका बनती है। तो हाइड्रा के अंदर में भी कलिका की सहायता से वो अलैंगिक जनन कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जो मेन बात इसमें बतानी थी रीजनरेशन की, अभी हमने NCERT में पढ़ा कि हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन भी करता है, अलैंगिक जनन का एक उदाहरण रीजनरेशन भी करता है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि हाइड्रा तो एनिमल, अब इसके पास आ गई, इसके साथ क्या हो गया, इसकी जो हाइड्रा लोगों में है ना जंग हो गई। ठीक है, अब जंग में तलवारें, गोली, बंदूक सब रहती है। तो एक हाइड्रा ने दूसरे हाइड्रा को काट दिया, यहाँ से काट दिया। ठीक है, अभी इंसानों में किसी ने किसी को काट दिया तो वो तो गया, लेकिन ये हाइड्रा है, हाइड्रा ने पढ़ ली थी NCERT। तो हाइड्रा ने क्या कर लिया, रीजनरेशन कर लिया, यानी कि हाइड्रा जो मर के भी नहीं मरेगा, ऐसा हो जाता है। वैसे मरना तो सबको ही है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ये दोबारा से कट के भी दोबारा एक नया बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा लोग की लड़ाई हुई, ये अपना एक हाइड्रा था, ऐसी सिंपल सा बना के बता रहा हूँ। ये हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रा है हरा वाला। ये दूसरा हाइड्रा है, इन दोनों में लड़ाई हो गई। ये हाइड्रा के पास थी वो तलवार और इनने इसको काट दिया इसको। अब इस हाइड्रा को हटा देते हैं हम, पिक्चर में से भगा देते हैं। तो ये हाइड्रा को इसने, ये वाले हाइड्रा को काट दिया, ये बीच से कट गया हाइड्रा। ठीक है, अब ये हाइड्रा जो नीला वाला है वो हंसने लगा, हा 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 हा। तो हरे वाले ने बोला, अरे भैया हंस क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हें काट दिया, अब तो तुम तो गए। तो हाइड्रा ने बोला कि अरे NCERT नहीं पढ़ी। बोला क्या NCERT, ये क्या चीज़ होती है। तो हाइड्रा ने बोला, अरे हम बायो वाले स्टूडेंट हैं, हमें NCERT पढ़ी है। बोला अच्छा, NCERT पढ़ के क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो उनने बोला, अरे मेरे पास रीजनरेशन की शक्ति है, मैं पुनरुद्भवन कर सकता हूँ। बोला अच्छा, कैसे, करके बताइए तो ज़रा। तो ये क्या किया हाइड्रा ने, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था और नीचे वाला हिस्सा है, तो हाइड्रा ने क्या किया कि इसको हम साइड में कर देते हैं, ये अपना नीचे वाला हिस्सा है। तो हाइड्रा ने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे इसके धीरे धीरे नीचे करके नया हिस्सा बनने लगा। ये देखिए, धीरे धीरे इससे करके एक नया हिस्सा बनने लगा और नीचे की इसका पैर बन गया। ठीक है, तो ये दोबारा जिंदा हो गया और इसकी जो नीचे वाला हिस्सा था, नीचे वाले हिस्से से ऊपर वाला बनने लग गया। ये देखिए, ऊपर वाला बन गया और इससे इसकी मूछें आ गई। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए, है ना। ये बीच में से पहले क्या हो गया था, बीच में से ये कट गया था हाइड्रा। पहले ऐसे थे ये लोग, ऐसे थे, अलग अलग टुकड़े हो गए थे इनके। फिर उसके बाद में ये हाइड्रा ये बन गया, फिर ये दूसरा वाला हाइड्रा बन गया। तो ये जो कट जाने के बाद भी शरीर के टुकड़े हो गए इसके, उसके बाद इसके टुकड़ों ने एक नए हाइड्रा को जन्म दे दिया। अब ये नए हाइड्रा से क्या होगा, ये नए हाइड्रा से दोबारा से एक इसकी कलिका आ जाएगी।
ये इस हाइड्रा की कलिका आ गई हैं, और ये कलिका जो है फिर से टूट के गिर जाएगी। ये कलिका गिर गई ज़मीन में और ये कलिका एक नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एनसीईआरटी ने क्या बोला कि हाइड्रा इस तरीके से रीजनरेशन कर सकता है, यानी कि किसी जीव के, कुछ जीवों में उनका शरीर टूट जाता है और टूट जाने के बाद में वो टुकड़ा एक पूरे नए टुकड़े में वृद्धि होती है, टुकड़ा बढ़ जाता है, पूरा नया जीव बना लेता है और वो जीव दोबारा से नई संतति को उत्पन्न कर सकता है। तो इस वजह से ये जो टुकड़े से एक पूरा नया जीव बन जाता है, उस प्रक्रिया को, उस तरीके को बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि रीजनरेशन, जो कि हमने इसमें देखा, हाइड्रा के अंदर में देखा कि, फिर से पढ़ लेते हैं इसी लाइन को, कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, अगर हाइड्रा के 4 टुकड़े भी हो जाते ना, तो चारों टुकड़े नया हाइड्रा बना देते हैं। तो अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और प्रत्येक भाग यानी कि प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। अभी हमने देखा नए जीव में विकसित हो जाता है और जो नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि नया हाइड्रा तो बन गया लेकिन अब वो संतति नहीं बना पा रहा, नहीं, नया हाइड्रा बन गया टुकड़े से और वो नया हाइड्रा एक संतति भी बना पा रहा है। उदाहरण के तौर पे हाइड्रा हमने देखा, तो ये भी किसका एक विधि है, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि रीजनरेशन अगर क्वेश्चन पेपर में आया या कहीं भी आया, किसी ने पूछा कि रीजनरेशन एक कौन से जनन की विधि होती है, अलैंगिक जनन की विधि होती है या फिर लैंगिक जनन की विधि होती है, तो हमें उसमें क्या बताना है, अलैंगिक जनन की विधि होती है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 जनक तो है नहीं, 2 पेरेंट्स तो है नहीं, यहाँ पर भी एक ही पेरेंट थे, तो इस वजह से ये भी अलैंगिक जनन हो गया, रीजनरेशन। और रीजनरेशन के एग्जाम्पल क्या है, वो हमें याद रखना, हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर में रीजनरेशन हो जाता है। तो अब हमने इतना पढ़ा, यानी कि हमने पढ़ी 1 2 3 4 5 6 या 7 लाइन, मान लीजिए 6 या 7 लाइन पढ़ी, और 7 लाइन पढ़ने के लिए हमने आधा घंटा लगाया। तो हमें लगेगा कि अरे इतने आधा घंटा लगा दिया सिर्फ 7 लाइनें पढ़ने के लिए, लेकिन ये लाइनें जो हैं, यहाँ से इतने बार क्वेश्चन आया है, 4 4 8 8 मार्क्स के क्वेश्चन, और एक मार्क्स से ही जो रैंक रहती है ना, वो करीब करीब हज़ार में 20 हज़ार में फ़र्क आ जाता है रैंक्स में, कि एक जैसे 481 पे मान लीजिए 20,000 है किसी की रैंक, तो 482 पे उसकी हो जाएगी 40,000, ऐसा फ़र्क आ जाता है, या 30,000 ऐसा हो जाएगी। तो इतना फ़र्क आ जाता है एक न एक नंबर पे, और ये यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है वो नीट के अंदर में, और बोर्ड में भी आता है, सब जगह पे आता है। तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें अपन ने इतना समय बिताया, क्योंकि यहाँ पर से जो चित्र हैं उसमें से भी प्रश्न आता है, उसमें से भी बातें पूछी जाती हैं और हमें मालूम भी होना चाहिए। और इसकी जो है हाइड्रा की बात बताई, रीजनरेशन, इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे का हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। फिर उसके बाद में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लैंगिक जनन। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा अब हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना समझने की बात ज़्यादा है, इसमें याद करने की बात कम है। तो इसको जो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 7 बारी रिवाइज़ करते जाना है हर एक चीज़ को, और इसके एग्ज़ाम्पल को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।